हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर सुषमा पांडे, सह आचार्य राजनीति विज्ञान। आज की व्याख्यान में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम जिस विषय पर चर्चा करने वाले हैं उसका शीर्षक है बीए फाइनल राजनीति विज्ञान में पढ़ाए जाने वाले प्रथम पेपर के अंतर्गत कार्ल मार्क्स की प्रजातंत्र, धर्म और राष्ट्रवाद की धारणा के संदर्भ में। इससे पूर्व के व्याख्यानों में हम कार्ल मार्क्स के विभिन्न सिद्धांतों और विचारों के बारे में चर्चा कर चुके हैं। कार्ल मार्क्स का जो प्रजातंत्र का विचार है, धर्म है और राष्ट्रवाद है, उसके संदर्भ में आज हम बात करेंगे। हम आरंभ करते हैं कि कार्ल मार्क्स की प्रजातंत्र के संबंध में क्या विचार हैं या उसके प्रजातंत्र के संबंध में क्या धारणा है। तो कार्ल मार्क्स जो हैं वो प्रजातंत्र, मूलतः प्रजातंत्र, धर्म और राष्ट्रवाद तीनों की आलोचना करते हुए उन्हें अस्वीकार करते हैं। और जहाँ तक प्रजातंत्र की बात है, उस संदर्भ में उनका मानना है कि जो प्रजातंत्रात्मक संस्थाएं हैं वो धनिकों की संस्थाएं हैं, यानी उनको यह नाम देकर वह उनका उपहास करते हैं। उनका क्या कहना है कि ये जो प्रजातंत्रात्मक संस्थाएं होती हैं, या दूसरे शब्द में प्रजातंत्रात्मक जो प्रणाली है या जो व्यवस्था है, इस प्रणाली से श्रमिकों के हितों की रक्षा कदापि नहीं हो सकती। अतः जितनी भी प्रजातंत्रात्मक संस्थाएं हैं उनको नष्ट कर दिया जाना चाहिए। यानी वे प्रजातंत्रात्मक प्रणाली या उससे जुड़ी संस्थाओं को उचित नहीं मानते और उनके समाप्त करने की बात को स्वीकार करते हैं। और साथ ही साथ वो कहते हैं कि जो प्रजातंत्र है वो किसी भी महत्वपूर्ण परिवर्तन के लिए नितांत प्रभावहीन व्यवस्था होती है। वो कहते हैं कि चूंकि प्रजातंत्र जो है वो श्रमिकों के हितों की रक्षा नहीं कर सकती, इसलिए कोई परिवर्तन की स्थिति में भी इसका कोई प्रभाव नहीं देखा जा सकता। इस कारण ही जो कार्ल मार्क्स हैं वो अपने जिस तरह की उन्होंने व्यवस्था की बात की है उसमें वो मानते हैं कि अंतरिम जो काल की अवस्था है उसमें भी वो प्रजातंत्र के स्थान पर श्रमिक वर्ग के अधिनायकवाद की स्थापना का ही प्रस्ताव रखते हैं। तो इस तरह से प्रजातंत्र को लेकर जो कार्ल मार्क्स ने बात की है उसमें वो उसको पूर्णतः नकारते हैं, उसका उपहास करते हैं और उन संस्थाओं को नष्ट करने की बात करते हैं जो प्रजातंत्रात्मक व्यवस्था में होती हैं। इस कारण हम कार्ल मार्क्स के प्रजातंत्र की अवधारणा को इस रूप में स्वीकार नहीं कर पाते, क्योंकि उन्होंने प्रजातंत्र की आलोचना हमारे सामने प्रस्तुत की है। अब हम बात करेंगे कि कार्ल मार्क्स धर्म के बारे में क्या कहते हैं, या कार्ल मार्क्स की धर्म के संबंध में क्या धारणा है। मार्क्स ने धर्म को भी जनता के शोषण का एक साधन माना है। किस रूप में? उनका विचार है कि वर्तमान समय की जो शोचनीय दशा है उसके लिए बहुत कुछ सीमा तक धर्म ही उत्तरदायी है। वो साथ ही साथ वो ये भी कहते हैं कि इतिहास में एक नहीं कितने ही लुई और जार पैदा हुए हैं, किंतु जनता ने अपने धार्मिक अंधविश्वास के कारण उनके अन्याय और शोषण के विरुद्ध कोई आवाज नहीं उठाई है। तो इस तरह से कार्ल मार्क्स धर्म को जनता के शोषण का एक ऐसा माध्यम मानते हैं कि जितनी भी, अगर हम इतिहास की स्थितियां देखें तो हम पाते हैं कि जनता ने अंधविश्वास के कारण जो अपने धर्म गुरु रहे हैं या जो धर्म रहे हैं उनके अन्याय और शोषण को सहा है और उनके खिलाफ कोई आवाज नहीं उठा पाया है। दूसरी बात वो धर्म को लेकर कहते हैं कि धर्म का जो भाग्यवादी दर्शन है वह बहुत अधिक शरारतपूर्ण है। शरारतपूर्ण किस रूप में? कि ये एक ऐसी स्थिति है, ये भाग्यवादी दर्शन का जो स्वरूप है उसने मानव सभ्यता के और इतिहास के नैसर्गिक विकास को रोका है। वो कहते हैं कि जो भाग्यवादी स्वरूप है दर्शन का, उसने सभ्यता और इतिहास के जो प्राकृतिक रूप से जो विकास होना चाहिए उसको रोकने का प्रयास किया है, उसमें अवरोधक का कार्य किया है। और एक महत्वपूर्ण बात जो धर्म को लेकर के कार्ल मार्क्स कहते हैं कि धर्म अफीम की जनता की अफीम की संज्ञा दी है। यानी वो कहते हैं कि ये एक ऐसा नशा है जिसको खा करके जनता विकास के मार्ग पर आगे बढ़ने की बजाय पतन के गर्त में पड़ी रहती है और उसमें एक तरह से ऊँघती रहती है। ऐसा उनका मानना था कि जनता के लिए ये अफीम है, इसको अगर जनता खा लेती है या उसको ग्रहण करती है तो उनके विकास के रास्ते रुक जाते हैं। वो विकास के रास्ते बढ़ने की बजाय उनको और अधिक गर्त या पतन की ओर ले जाते हैं। तो इस तरह से धर्म को कार्ल मार्क्स ने समाज के विकास, सभ्यता के विकास के लिए अवरोधक माना है। और साथ ही साथ ये भी माना है कि धर्म जो है वो जनता के शोषण का एक माध्यम बन जाता है, चाहे वो इतिहास को
उठाकर देखा जाए या धर्मगुरुओं की बात की जाए, तो ऐसी बहुत सारी स्थितियां हुई हैं जिसमें जनता ने धर्म के अन्याय और शोषण को सहा है और इसके खिलाफ वो आवाज़ नहीं उठा पाई है। तो धर्म उनके लिए बिल्कुल उसकी उन्होंने उस उपेक्षा की है, उसकी आलोचना की है। अब हम बात करेंगे कार्ल मार्क्स राष्ट्रवाद के संबंध में क्या कहते हैं, यानी राष्ट्रवाद की उनकी धारणा क्या है। अब जैसा मैंने आपको अभी बताया कि कार्ल मार्क्स प्रजातंत्र की भी उपेक्षा करते हैं, उनकी आलोचना करते हैं और धर्म की भी आलोचना करके उसको अस्वीकार करते हैं। तो राष्ट्रवाद के संबंध में भी वह पूर्णतः अस्वीकार होने की बात कहते हैं। उनका विचार है कि मजदूरों का कोई देश नहीं होता। जिस तरह की मजदूरों के एकीकरण, उनकी एकता और उनकी क्रांति की वो बात करते हैं, उसके आधार पर वो कहते हैं कि राष्ट्रवाद जैसी कोई चीज़ नहीं होती, मजदूरों का कोई देश नहीं होता। यही कारण है कि उन्होंने जो नारा दिया था पूरे विश्व के मजदूरों को जगाने के लिए, उनको एक करने के लिए, वह क्या था कि विश्व के श्रमिकों एक हो जाओ, एक नारा था। और इसके माध्यम से उन्होंने पूरे विश्व भर के श्रमिकों को एक किया और उनकी क्रांति की बात को कहा। उनका क्या मानना था कि जो व्यक्ति द्वारा व्यक्ति का अगर शोषण खत्म हो जाएगा तो एक राष्ट्र द्वारा दूसरे राष्ट्र के शोषण का भी अंत हो जाएगा। उनका मानना था कि अगर समाज व्यवस्था ऐसी हो जिसमें व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का शोषण खत्म हो जाए उसके द्वारा और एक राष्ट्र द्वारा दूसरे राष्ट्र का शोषण खत्म हो जाए, तो ऐसी स्थिति में जो जो समाज होगा वह बहुत संतुलित होगा, उचित होगा, शोषण की स्थिति अपने आप खत्म हो जाएगी। और तीसरी बात जो इस संदर्भ में वो कहते हैं कि राष्ट्रवाद को हम क्या कहते हैं, राष्ट्रवाद चूंकि मजदूरों का कोई देश नहीं होता इसलिए राष्ट्र के प्रति उनका कोई भाव होना अ, एक अस्वाभाविक सी बात लगती है। वो कहते हैं कि वर्ग संघर्ष और शत्रुता अगर समाज में कम हो जाएगी, एक वर्ग का दूसरे वर्ग के साथ भेद नहीं होगा, कोई विरोध नहीं होगा, उनमें कोई आपसी वैर नहीं होगा, शत्रुता नहीं होगी और ये सब चीज़ें कम हो जाएंगी, तो राष्ट्रों की पारस्परिक जो शत्रुता है, जो उनमें जो एक तरह का एक एक दूसरे से विरोध की स्थिति है, वह उसका कोई कारण नहीं रह जाएगा और वह जो पारस्परिक शत्रुता है वह भी खत्म हो जाएगी और युद्ध जो हैं वो सदैव के लिए खत्म हो जाएंगे। और जब युद्ध खत्म हो जाएंगे तो स्थायी शांति की स्थापना होगी। तो इस तरह से कार्ल मार्क्स जो है वो राष्ट्रवाद के संदर्भ में जो मूल बात अगर हम सारांश के रूप में कहें तो वह मानते हैं कि विश्व के जब श्रमिक एक हो जाएंगे, व्यक्ति द्वारा व्यक्ति का शोषण खत्म होगा, तो एक राष्ट्र का दूसरे राष्ट्र का के प्रति जो शोषण की स्थिति है वो भी खत्म हो जाएगी। और जब ये सब स्थितियां नहीं रहेंगी, संघर्ष और शत्रुता जैसी स्थिति नहीं रहेगी, तो राष्ट्रों की पारस्परिक शत्रुता का कोई कारण नहीं रहेगा, युद्ध खत्म हो जाएंगे, शांति की स्थापना हो जाएगी। तो इस कल्पना के साथ कार्ल मार्क्स जो हैं वो राष्ट्रवाद की जो अवधारणा है उसमें भी उसको वो अस्वीकार करते हैं, उसकी वो आलोचना करते हैं। इस प्रकार हमने प्रजातंत्र, धर्म और राष्ट्रवाद की संदर्भ में जो कार्ल मार्क्स की धारणा की बात की। अब हम बात करेंगे कि ये जो प्रजातंत्र, धर्म और राष्ट्रवाद की धारणा के संदर्भ में कार्ल मार्क्स ने उनकी आलोचना की है, उनको अस्वीकार किया है और जिस तरह से उन्होंने अपनी बात कही है, अपने विचार दिए हैं, उसको लेकर के इनकी कुछ आलोचनाएं भी सामने आती हैं। सबसे पहली आलोचना जो हम देख सकते हैं कि प्रजातंत्र के संबंध में जो कार्ल मार्क्स की जो धारणा है वो बहुत त्रुटिपूर्ण है। प्रजातंत्र के बारे में जो मार्क्सवादी विचारधारा को हम त्रुटिपूर्ण इस रूप में कह सकते हैं और साथ ही साथ उसको स्वीकार भी नहीं कर सकते। किस रूप में इसको अस्वीकार करते हैं कि प्रजातंत्र के भले ही अपने दोष हो सकते हैं, लेकिन मानवीय इतिहास में अब तक जितनी भी शासन व्यवस्थाएं जो स्थापित हुई हैं उनकी तुलना में प्रजातंत्र निस्संदेह एक श्रेष्ठ शासन व्यवस्था है और अधिनायकवाद के आधार पर भले ही कुछ क्षणिक लाभ प्राप्त कर लिए गए हों या किए जा सके, लेकिन ये लाभ स्थायी होंगे इसकी संभावना बहुत कम होती है। तो ज़्यादातर प्रजातंत्र के जो व्यवस्थाएं हैं वो सफल रही हैं और इसी कारण विश्व भर में उसको महत्व दिया गया है। तो यहाँ पे मार्क्स की जो बात कही गई है प्रजातंत्र के संदर्भ में उसकी आलोचना की गई है। दूसरी बात कि धर्म के संदर्भ में जो बात कार्ल मार्क्स ने कही है उसकी भी आलोचना की गई है, क्योंकि वो मानते हैं कि धर्म को वो भाग्यवाद का एक रूप मानते हैं। मार्क्स ने जो ये बात कही है इसमें उन्होंने बड़ी गलती प्रस्तुत की है और गलती किस रूप में, अगर हम देखें तो वास्तविक धर्म तो भाग्यवाद के स्थान पर कर्मवाद का ही पाठ
पढ़ाता है। और मार्क्सवादी दर्शन में धर्म और नैतिकता का जो उपहास, जो मजाक उड़ाया गया है, उसका इस दर्शन से प्रभावित शक्तियों पर अस्वस्थ प्रभाव पड़ना नितांत स्वाभाविक है। और वस्तुतः अगर हम बात करें कि मनुष्य क्या होता है, तो मनुष्य एक भौतिक प्राणी होने के साथ साथ नैतिक और आध्यात्मिक प्राणी भी है। और धर्म या ईश चिंतन को मानवीय आत्मा के भोजन का नाम भी दिया जा सकता है। यानी व्यक्ति में जो धर्म है या ईश्वर के प्रति उसकी जो सोच है, उसका जो चिंतन है, उसकी आत्मा को मजबूती देता है और उसी से वह कार्य करता है, कर्मवाद की तरफ बढ़ता है। तीसरी बात, राष्ट्रवाद वर्तमान जीवन की महानतम शक्ति है, ऐसा आलोचक वर्गों का मानना है, जबकि कार्ल मार्क्स राष्ट्रवाद की उपेक्षा करते हैं, उसकी आलोचना करते हैं। क्योंकि अंतर्राष्ट्रीयवाद की धारणा आगे आने वाले समय के लिए भले ही स्वाभाविक एवं वांछनीय क्यों न हो, लेकिन इस तथ्य से इनकार नहीं किया जा सकता कि वर्तमान समय की महानतम शक्ति राष्ट्रवाद है। वर्गीयता से राष्ट्रीयता की भावना प्रबल होती है और साथ ही साथ अगर हम देखें तो ऐसे प्रमाण भी हैं कि राष्ट्रीय संकट के अवसर पर राष्ट्र के मजदूर और पूंजीपति एक साथ मिलकर दूसरे राष्ट्र के मजदूर और पूंजीपतियों का विरोध करते हैं। तो ऐसी स्थिति में विश्व के श्रमिकों एक हो जाओ आह्वान का कोई औचित्य नहीं है। तो इस तरह से, जिस तरह से कार्ल मार्क्स ने धर्म, प्रजातंत्र और राष्ट्रवाद की जो आलोचना की है, उसको आलोचकों द्वारा अस्वीकार किया गया है। तो स्टूडेंट्स, आज हमने व्याख्यान में आपसे विस्तृत रूप से तीनों बिंदुओं पर चर्चा की। अगले व्याख्यान में हम आपके साथ एक नए विषय के साथ बातचीत करेंगे। तब तक आप सभी का धन्यवाद।